हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस, यानी कि रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होता है, क्यों हम लोग प्रॉप्स यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो प्रॉप्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी के लिए। बिना प्रॉप्स का यूज किए आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रॉप्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, आपको अच्छे तरीके से प्रॉप्स के हर कंसेप्ट को समझना होगा। और ये जो प्रॉप्स है ये एक छोटा कंसेप्ट नहीं है। इसमें हम प्रॉप्स पढ़ेंगे, प्रॉप्स के डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉप्स का वैलिडेशन सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन सीखेंगे। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर इसको मान करके चलेंगे। ठीक है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि बस प्रॉप्स 10 मिनट में हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़े, नहीं। प्रॉप्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस आने वाले वीडियो में सब आपको पढ़ा करके आपको एक्सपर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। तो प्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इन रिएक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिएक्ट जेएस के लिए। ठीक है, you can use props to pass data and values from one component to another component to get dynamic outputs। ठीक है, यानी कि props का यूज करके हम लोग एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट पर डेटा पास कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपको डायनेमिक आउटपुट मिलेगा। यानी कि कंपोनेंट एक ही रहेगा और उसमें हम अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा पास करके उस कंपोनेंट के थ्रू डायनेमिक आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो हर चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए ताकि जब हम एग्जाम्पल करें तो आपके माइंड में ये सारे लॉजिक रहे। ठीक है, देखिए तो जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि प्रॉप्स क्या है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन वहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि उन दोनों कंपोनेंट में पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, और पेरेंट ही डेटा सेंड कर सकता है चाइल्ड को। चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं सेंड कर सकता है यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो कंपोनेंट पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में है तो पेरेंट डेटा सेंड कर सकता है चाइल्ड को यूजिंग प्रॉप्स। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि पेरेंट ही चाइल्ड को डेटा सेंड कर सकता है प्रॉप्स के थ्रू। चाइल्ड जो है वो पेरेंट को डेटा नहीं सेंड कर सकता है प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। लेकिन आगे चल करके हम आपको वो सब चीज भी पढ़ाएंगे, यानी कि चाइल्ड के थ्रू भी डेटा सेंड करवाएंगे पेरेंट के पास। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच है। डिफॉल्ट इसका नेचर नहीं है कि आप चाइल्ड के थ्रू चाइल्ड से पेरेंट पर डेटा सेंड करा देंगे प्रॉप्स के थ्रू। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी कि वन वे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये केवल यानी प्रॉप्स जो है ये केवल पेरेंट टू चाइल्ड डेटा सेंड करने के लिए ही यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, न कि चाइल्ड टू पेरेंट। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा पास करते हैं, यानी कि क्या ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जहां पर कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डेटा शेयर करता है, डेटा सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। ठीक है, रिएक्ट से रिलेटेड। रिएक्ट हमें आप सपोज कर लीजिए कि आपको हमने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाने के लिए दे दिया। आप समझिए कि हमने आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर आप सारा कोड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आइडिया होगा तो रजिस्ट्रेशन के पेज पर बहुत सारा सेक्शन होता है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स, सेंटर चॉइस के डिटेल्स। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो कोई अगर फ्रेशर डेवलपर रहेगा रिएक्ट जेएस में तो क्या करेगा कि इन सारे सेक्शन का जो कोड है वो एक ही कंपोनेंट पर लिख देगा। इससे आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। और जितना बड़ा कंपोनेंट रहता है उसका उतना ही रेंडरिंग स्लो होगा।
जितना बड़ा कंपोनेंट आप बनाएंगे उतना ही उसका रेंडरिंग स्लो होगा। ठीक है, तो रिएक्ट हमें यहाँ पर रिकमेंड करता है कि आप बजाय कि आप एक ही कंपोनेंट पर सारा कोड करिए, आप उन सारे कंपोनेंट, आपके पास जो पेज है उसको आप लॉजिकली स्प्लिट करिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। यानी कि हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे पर्सनल डिटेल्स का, उस पर पर्सनल डिटेल वाला कोड कर देंगे। हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे एकेडमिक डिटेल्स के लिए, उस पर उसका कोड कर देंगे। हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए, उस पर क्वालिफिकेशन डिटेल का सारा कोड कर देंगे। इसी तरीके से हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे परमानेंट डिटेल्स के लिए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, सेंटर चॉइस के लिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए। इन सब के लिए हम लोग अलग 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 कंपोनेंट बनाएंगे और मर्ज देम इन अ पेरेंट कंपोनेंट। यानी कि हम अब एक अलग से एक पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे रजिस्ट्रेशन का, और उस रजिस्ट्रेशन पर इन सब का सिलेक्टर उठा करके रख देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे। अब हुआ यहाँ पर क्या कि हमारे पास एक मेन कंपोनेंट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट, और इस पर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हम बनाए हुए हैं अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग वर्क के लिए, जैसे एकेडमिक डिटेल्स, परमानेंट डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इन सबको हम लोग मर्ज कर देंगे पेरेंट कंपोनेंट पर। आपको जहां पर चाहिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन का आप कंपोनेंट कॉल कर लीजिए। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन के कंपोनेंट के अंदर आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको क्या आइडिया लगा होगा कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसका रेंडरिंग भी फास्ट होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को कॉल करिएगा तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, अब उन सब का अपना अपना एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो चूंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं तो सबका रेंडरिंग पैरेलली होगा, सब विद इन सेकेंड तुरंत लोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सारा कोड आप एक ही कंपोनेंट पर करते तो कंपोनेंट काफी लेंदी होता, आपको मैनेज करने में भी दिक्कत होता, और आप इसका रीयूज भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है कि जितना बड़ा कंपोनेंट रहता है उसका रेंडरिंग उतना ही स्लो रहता है। ठीक है, इसलिए रिएक्ट हमें रिकमेंड करता है कि आप बजाय कि एक ही कंपोनेंट पर सारा कोड करें, आप उस कंपोनेंट को लॉजिकली स्प्लिट करिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स में एंड मर्ज देम इन अ पेरेंट कंपोनेंट, दैट इज योर फाइनल यूआई। ठीक है, तो जब ऐसा काम करेंगे, जब आप एक ही कंपोनेंट को, जब आप एक ही पेज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप स्प्लिट करके और एक पेरेंट पर मर्ज करिएगा, तो वहां पर हमें नीड होता है कि कुछ डेटा का फ्लो कराना। मान लीजिए कि अब वहां पर एक यूजर आईडी है, यूजर आईडी सारे जो कंपोनेंट बनाया है मैंने, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाया है हमने, ठीक है, अब उन सबको देना है। ठीक है, और वो यूजर आईडी किसके पास है, मान लीजिए मेन कंपोनेंट के पास, पेरेंट कंपोनेंट के पास। ठीक है, तो पेरेंट क्या कर देगा, उन सारे चाइल्ड को दे देगा। तो अब पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड को डेटा कैसे देगा, यही यूजिंग प्रॉप्स के थ्रू, यूजिंग प्रॉप्स के थ्रू। यानी कि देखिए, रिएक्ट इज अ कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी विच डिवाइड्स द यूआई इनटू लिटिल रीयूजेबल पीस। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे कंपोनेंट बनाइएगा तो उसका आप रीयूज भी कर सकते हैं। इन सम केसेज दोज कंपोनेंट नीड टू कम्युनिकेट, यानी कि सेंड डेटा टू ईच अदर, एंड द वे टू पास डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इज बाय यूजिंग प्रॉप्स। जब आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं और आप उसको मर्ज करते हैं एक पेरेंट कंपोनेंट पर, तो उस केसेज में आपको कुछ डेटा शेयर करना पड़ता है। तो वो सब चीज कैसे हो पाएगा, प्रॉप्स के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है, प्रॉप्स इज अ स्पेशल कीवर्ड इन रिएक्ट। प्रॉप्स जो है एक स्पेशल कीवर्ड है रिएक्ट जेएस के अंदर, विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज से लिया गया है, यानी प्रॉपर्टीज जो वर्ड है इससे लिया गया है क्या, प्रॉप्स, एंड इज बीइंग यूज्ड फॉर passing data from one component to another component. But the important part here is that data with props are being passed in a unidirectional flow, यानी कि one way from parent to child। ठीक है, केवल पेरेंट टू चाइल्ड ही ये डेटा पास कर सकता है। यानी कि प्रॉप्स तभी सीन में आएगा जब दो कंपोनेंट रिलेशनशिप में हो, पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो, और जब पेरेंट के पास रिक्वायरमेंट है कि पेरेंट डेटा सेंड करना चाहेगा चाइल्ड को, तो आप प्रॉप्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब चाइल्ड चाहेगा कि हम पेरेंट को दे दे डेटा, तो ये प्रॉप्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रॉप्स है ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो पर वर्क करता है। ठीक है, यानी कि वन वे होता है, ये टू वे नहीं होता। प्रॉप्स डेटा इज इम्यूटेबल, यानी कि रीड ओनली। देखिए, जो प्रॉप्स है ना ये रीड ओनली होता है, यानी कि मान लीजिए कि पेरेंट चाइल्ड को डेटा दे रहा है तो चाइल्ड उस प्रॉप्स को रिसीव करेगा,
सपोज करिए कि एक एबीसी कंपोनेंट है और एक एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, ठीक है, और एबीसी पेरेंट है और एक्स वाई जेड चाइल्ड है, ठीक है। तो एबीसी कुछ डेटा देगा एक्स वाई जेड को, यानी कि चाइल्ड को, ठीक है। तो जो चाइल्ड है उस डेटा को रिसीव करेगा, यानी कि प्रॉप्स के डेटा को रिसीव करेगा, लेकिन चाइल्ड केवल उस डेटा को यूज कर सकता है, गेट कर सकता है, उसको अपडेट यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये वो रीड ओनली होता है। वो क्या होता है? वो रीड ओनली होता है, ठीक है, यानी कि वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि प्रॉप्स के डेटा को चाइल्ड कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, प्रॉप्स आर आर्गुमेंट्स पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। प्रॉप्स क्या है? जस्ट लाइक एक आर्गुमेंट्स की तरह होता है, जिसको कि हम लोग एक रिएक्ट कंपोनेंट में पास करते हैं, ठीक है। प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट वाया HTML एट्रीब्यूट्स, यानी कि जिस तरीके से हम लोग HTML में एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करेंगे। अब ये HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, थोड़ी देर में हम आप लोगों को कोड में बताएंगे भी, यानी कि जिस तरीके से HTML के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको किसी कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को पास करना है, सेम सिंटैक्स, ठीक है। और जो आप यहां से भेजिएगा, जो पेरेंट प्रॉप्स में डेटा भेजेगा, ठीक है, जो रिसीवर रिसीव करेगा, तो वहां पर एक उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट के पास वो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हम आप लोगों को हर चीज यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिएगा, कुछ पॉइंट हमने दिया हुआ है क्या, कि प्रॉप्स का यूज करके हम लोग अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, यानी कि डायनेमिक आउटपुट ले सकते हैं डिफरेंट डेटा पास करके, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। द यूज ऑफ प्रॉप्स अलाउ यू टू रीयूज मोर रिएक्ट कोड एंड अवॉइड रिपीटिंग योरसेल्फ, यानी कि रिपीटेड कोड अब आपको नहीं लिखना है। अगर आप प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, कर लेंगे, तो आपको रिपीटेड कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होता है, प्रॉप्स को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। VS कोड के अंदर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया, ये पिछले वीडियो का कोड है, मैंने ये हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब सपोज कर लीजिए मैंने यहां पर क्या बनाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप। देखिए ये जो प्रॉप्स है, ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट दोनों में यूज होगा, दोनों में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एग्जांपल कराऊंगा, दोनों में कराऊंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि फंक्शन बेस्ड में करा दिए तो क्लास बेस्ड में कैसे कराएंगे, क्लास बेस्ड में करा दिए तो फंक्शन बेस्ड में कैसे कराएंगे। जितना भी एग्जांपल है मैं दोनों में आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने ऐप यहाँ पर नाम लिया है और इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, ताकि यहाँ पर देख लीजिए मैंने ऐप को यहाँ पर डिफॉल्ट इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, रिटर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाता हूं, मान लीजिए नाम देता हूं क्या, ग्रीटिंग डॉट JSX दे दिया, ठीक है। इस ग्रीटिंग कंपोनेंट पर क्या करूंगा मैं, इस ग्रीटिंग कंपोनेंट पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। देख लिया, अभी मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही ले रहा हूं, ठीक है। नाम दिया क्या, ग्रीटिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रीटिंग का एक कंपोनेंट बन गया। रिटर्न लिखा मैंने, रैप कर दिया, फ्रेगमेंट ले लिया, और यहाँ पर मैंने मान लीजिए क्या दे दिया, एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में दे देता हूँ क्या, हेलो आई एम अजीत सिंह एंड माई एज इज कितना, 28 दे दिया, ठीक है। ये कंपोनेंट है, ठीक है। इस ग्रीटिंग कंपोनेंट को सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर ला करके रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या कर दिया, ग्रीटिंग इंपोर्ट कर दिया, हो गया इंपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करा, मैं इसको रन कर लेता हूँ, npm रन dev, तो एक पोर्ट देगा हमें। इस पोर्ट का लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं, ओपन करता हूँ ब्राउजर सॉरी
देखिए जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप F12 प्रेस करके रखिए और कंसोल पर नजर बनाए रखिए, ताकि यहाँ पर एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आउटपुट आ गया, हेलो आई एम अजीत सिंह एंड माई एज इज कितना 28, ठीक है। ये एक नॉर्मल कोड है, अभी इसमें हमने कहीं पर प्रॉप्स यूज में नहीं लिया, ठीक है। मैं इस कोड को यहाँ से या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या बंद कर दीजिए, इस पर हमने कुछ करना ही नहीं है। जस्ट ऐप कंपोनेंट को मैंने मेन कंपोनेंट में रखा हुआ है, ठीक है, ताकि ये रन हो, ठीक है। हमारा काम इस ऐप कंपोनेंट से और इस ग्रीटिंग्स कंपोनेंट से है, इन दोनों से मुझे मेरा मतलब है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ अब यहाँ पर, देखिए अब ये देखने से पहले थोड़ा सा पहले आप यहाँ पर नजर डालिए, जैसे देख लीजिए कि HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML का एट्रीब्यूट क्या होता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि HTML का एट्रीब्यूट होता क्या है, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या लिया, एक यहाँ पर इनपुट लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, HTML का इनपुट्स, ये क्या है, HTML का इनपुट्स, ठीक है। तो HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट किसी HTML एलिमेंट्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि HTML एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट या टैग का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, HTML का एक एलिमेंट है, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, HTML एट्रीब्यूट। यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या, टाइप, टाइप टाइप में क्या दे दिया, टाइप में दे दिया हमने मान लिया टेस्ट, ठीक है। देख लीजिए अब ये इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि ये जो टाइप है ये क्या एट्रीब्यूट है, यानी कि इस इनपुट एलिमेंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्या कि ये जो इनपुट एलिमेंट है ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। यहां पर दे दिया मैंने क्या, आईडी, ठीक है। तो ये इस इनपुट एलिमेंट का आईडी बता रहा है कि इसका जो आईडी है ये TST नेम है, ठीक है। यहां पर हमने दे दिया क्या, मान लीजिए वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इस इनपुट एलिमेंट का जो वैल्यू है इसमें अजीत लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर लेते हैं क्या, अगर बटन, बटन, ठीक है, तो ये बटन भी क्या है, HTML का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर भी आप दे देंगे क्या, यहां पर भी मान लीजिए दे दिया हमने क्या, टाइप में दिया हमने क्या, बटन, ठीक है। ये जो टाइप है क्या है, इस बटन का एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, HTML एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। कुछ भी जैसे कि हमने यहाँ पर एक H2 लिया, H2 क्या दे दिया हमने यहाँ पर क्या, ID, ये क्या हो गया, HID दे दिया, ये क्या हो गया, ID यहाँ पर क्या हो गया, इस HTML एलिमेंट का टैग का एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो HTML एट्रीब्यूट होता है किसी HTML एलिमेंट का या टैग का जो स्टार्ट टैग होता है ना उसके अंदर होता है, यानी कि देख लीजिए इस H2 का स्टार्ट टैग ये है, इन टैग ये है, ठीक है। तो ये स्टार्ट टैग के अंदर होगा, ये स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर हमेशा स्टार्ट टैग के अंदर होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कभी इन टैग के अंदर नहीं होता है, ठीक है। कहाँ लिखना आपको, स्टार्ट टैग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया क्या, क्लास, क्लास, ये क्लास भी क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। यहाँ पर दिया हमने क्या, मान लीजिए स्टाइल, ये स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। देखिए तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर HTML का एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, यानी की एंड उसका वैल्यू, ये एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या पास करना है, प्रॉस पास करना है, क्या पास करना है, प्रॉस पास करना है, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे, देखिए अब वो प्रॉस पास करने से पहले आप अगर मान के चलिए, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, हेलो अजीत माय नेम इज 28, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और रखा ही है, एक और रख दिया, ठीक है। तो अभी आपको आउटपुट क्या दिखेगा, दोनों में एक ही आउटपुट दिखेगा, क्या, दोनों में सेम नाम अजीत सिंह और 28, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल स्टैटिक हो गया, ये बिल्कुल क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें डायनेमिक चाहिए, हमें डायनेमिक डेटा चाहिए। तो क्या करेंगे, मतलब डायनेमिक आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज प्रॉस के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, यानी कि देखिए कंपोनेंट हमारा एक ही है, कंपोनेंट हमारा एक ही है, लेकिन इसमें हमें इसका जो आउटपुट है वो हमें डायनेमिक करना है। अभी अजीत सिंह के लिए है, चंदन सिंह के लिए करना होगा, ठीक है। यानी कि हमें डायनेमिक आउटपुट करना है, हमें जो आउटपुट है वो उसको डायनेमिक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसको रिसीव करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पास करेंगे एक पैरामीटर, ठीक है। देखिए जैसे पैरामीटर मतलब क्या, पैरामीटर नहीं, आप उसको प्रॉस बोलिए। देखिए
इसको मैंने कॉपी करा, कमेंट कर दिया, पेस्ट, और मैं यहाँ पर देखिए, अब मुझे इसमें क्या क्या डायनेमिक करना है, एक नेम है और एक ये एज है, नेम है और एक एज है, ठीक है, इन दोनों को मुझे डायनेमिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर पास करूंगा, कैसे, बिल्कुल HTML एट्रीब्यूट की तरह, बिल्कुल HTML एट्रीब्यूट की तरह। तो कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखना है क्या, नेम, कोई भी नाम दे दीजिए, नेम, नेम में क्या दिया हमने, अजीत कुमार, ठीक है, और यहाँ पर देना है क्या, एज, एज में दिया हमने क्या, मान लीजिए दिया 30, ठीक इसी तरीके से ये कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर दिया हमने क्या, चंदन कुमार, और यहाँ पर दिया हमने मान लीजिए क्या 40, ठीक है। ये क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर जो ये हमने डेटा पास किया, ये कैसे पास किया हमने, जस्ट लाइक HTML एट्रीब्यूट की तरह, देख लीजिए, हमने ऐसे ही यहाँ पर पास किया है ना, HTML एट्रीब्यूट है, देख लीजिए, हमने ऐसे ही पास किया यहाँ पर HTML एट्रीब्यूट, जहाँ पर भी देखना, देख लीजिए, ठीक है। तो जिस तरीके से HTML का एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रॉस पास करते हैं, देख लीजिए, ठीक है, यानी कि HTML एट्रीब्यूट की तरह आप यहाँ पर प्रॉस पास करेंगे, लेकिन जहां पर आप रिसीव करिएगा वहां पर देखिए, देखिए बात समझिएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए, देखिए इस कंपोनेंट के अंदर, देखिए पहली बात तो ये है कि एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, दोनों में रिलेशनशिप है। जिस कंपोनेंट के अंदर, देखिए अब ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने एक गेटिंग कंपोनेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो ऐप कंपोनेंट है ये पेरेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ग्रीटिंग कंपोनेंट चाइल्ड हो गया। तो पेरेंट चाइल्ड को डेटा पास कर सकता है, देखिए, तो पेरेंट के अंदर हमने क्या किया, चाइल्ड के कंपोनेंट के अंदर डेटा हम पास कर रहे हैं यूजिंग प्रॉप्स, यूजिंग प्रॉप्स, देख लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जितना आपको डेटा पास करना है, आपको HTML एट्रीब्यूट की तरह पास करना है, हमने यहाँ पर 2 पास किया है, तो तुमने 2 लिखा, 2 अलग अलग एट्रीब्यूट, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर रिसीव करिएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये फंक्शन कंपोनेंट है, इसमें आपको आर्गुमेंट की तरह मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, PROPS प्रॉप्स, ठीक है, कॉपी, और आप इसको यहाँ पर console.log करके देख लीजिए कि क्या मिल रहा है यहाँ पर प्रॉप्स। तो आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप यहाँ पर कि इस प्रॉप्स के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टी रहेगा, नेम का और एज का। देख लीजिए, आप यहाँ से अलग अलग भेजेंगे लेकिन आपको वहां पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, देख लीजिए, नेम में अजीत सिंह, एज में 30, नेम में चंदन कुमार, एज में 40, ठीक है। आप यहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट भेज रहे हैं, लेकिन जब जो रिसीवर है, चाइल्ड कंपोनेंट के पास जो प्रॉप्स है ना, वो आर्गुमेंट की तरह होता है, यानी कि आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा मिल गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए, हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं, कैसे, देखिए, तो हम कैसे करेंगे डायनेमिक इसको, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, एक एक्सप्रेशन, और इसके अंदर क्या, प्रॉप्स क्या है, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह हमें यहाँ पर मिलता है, तो प्रॉप्स डॉट क्या, प्रॉप्स डॉट नेम, और यहाँ पर एज की जगह पर क्या, एज की जगह पर क्या, PROPS प्रॉप्स डॉट एज, सेव करूंगा, देख लीजिए आपको यहाँ पर अब अलग अलग डेटा मिलेगा, क्या मिला, अजीत सिंह, चंदन कुमार, और यहाँ पर 30 और 40, ठीक है। अगर हम ये प्रॉप्स नहीं यूज करते तो क्या होता, जरा आप इसको समझिए बात को, अगर हमारे पास ये प्रॉप्स का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए, देखिए अब इसमें क्या, अजीत सिंह, ठीक है, अगर हमें चंदन के लिए अगर डेटा चाहिए होता तो हमें यहाँ पर एक और बनाना पड़ता कंपोनेंट, ठीक है, greeting2 नाम देना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर क्या करता, मैं चंदन लिखता, यहाँ पर क्या लिखता, मैं चंदन सिंह, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया हमने क्या 30, ठीक है। अब इन दोनों कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ता, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कमेंट, कॉपी, पेस्ट, देखिए आप यहाँ पर समझिए बात को, ये हटाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या, greeting2, ठीक है, ये ग्रीटिंग है और ये greeting2 है, ठीक है। देखिए, तो अब एक ही मॉड्यूल में आप दो कंपोनेंट को आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये हमने जैसे इसमें आपको पढ़ाया, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट और यहाँ से भी ये डिफॉल्ट हटा देते हैं, दोनों को मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। तो नेम्ड के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों का आइडिया नहीं होगा तो आप लोग
मेरे इसी सीरीज में जाइए, हमने जेएसएस इन डिप्थ पढ़ाया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको जाकर के आप लोग फॉलो करिए तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। देख लीजिए, अब जाकर के आपको यहाँ पर चंदन और अजीत दोनों का अलग अलग डेटा देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, चंदन सिंह, अजीत सिंह, ठीक है, और एज 30 और 28, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम रिपीटेड कोड कर रहे हैं, हमें डेटा अलग अलग चाहिए, जिसके चलते हमें अब यहाँ पर रिपीटेड कोड करना पड़ रहा है। तो हम ये रिपीटेड कोड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें अपना आउटपुट डायनेमिक करना है, तो हम रिपीटेड कोड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रॉप्स का यूज करेंगे। देख लीजिए, तो हमने क्या करा, अभी इसको मैं बंद कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए इसका कोड, ये भी हटा दीजिए, यहाँ पर जब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, यानी कंपोनेंट एक ही है, आपको यहाँ पर रिपीटेड कोड भी नहीं करना है कहीं पर, ठीक है, कोड एक ही है, ठीक है, और इसमें हमने डेटा पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अजीत सिंह 30, चंदन सिंह और यहाँ पर 40, आपको देखिए डेटा जो है वो डायनेमिक आउटपुट देगा, जो कंपोनेंट है ये डायनेमिक आउटपुट रिलीज कर रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो हमने यहाँ पर प्रॉप्स लिखा है, इसका जरूरी नहीं है कि इसका नाम आप प्रॉप्स ही दीजिए, ठीक है, लेकिन प्रॉप्स ही दिया जाता है, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि आप प्रॉप्स ही लिखिए, उसका भी रीजन आप लोगों को समझ में आएगा थोड़ी देर में, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया क्या, डेटा, क्या दे दिया हमने, डेटा दे दिया हमने नाम, ठीक है, तो डेटा दे दिया हमने, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेटा डॉट नेम, और यहाँ पर डेटा डॉट एज, यहाँ पर भी आप डेटा कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, डेटा आपको मिलेगा, देख लीजिए, रिफ्रेश, चंदन कुमार, अजीत कुमार, चंदन कुमार 30 40, देख लीजिए यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, आपने पैरामीटर डिफाइन किया, जो आप यहाँ से डेटा भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक मर्ज, देखिए आप यहाँ से अलग अलग डेटा भेज रहे हैं, अलग अलग एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह, लेकिन ये सब मर्ज होकर के आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा नाम नहीं लिखते हैं, डेटा नाम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर प्रॉप्स ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी और भी दे दीजिएगा तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे साउथसॉफ्ट से, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होगा क्या कि हमने, देखिए अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी, ऐसा लिखने से हमें बचना चाहिए, ठीक है। हमें बार बार ऑब्जेक्ट को एक्सेस ना करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी है ना, इसका वैल्यू निकाल करके हम अलग अलग वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमने लिया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की बात हम कर रहे हैं, PROPS प्रॉप्स, यानी प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जो भी डेटा है ना उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। इसमें कौन कौन सा डेटा है, किस किस नाम से है, तो इसमें हमें डेटा मिलेगा नेम नाम से और एज नाम से, ठीक है। देख लीजिए, हम यहाँ पर नेम लिख देंगे और हमने यहाँ पर एज लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी इसका डेटा होगा, ठीक है, इसे नेम नाम का वेरिएबल बनेगा और एज नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर बार बार डेटा डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट आपका सेम आएगा, आउटपुट आपका यहाँ पर सेम आएगा। देख लीजिए, चलते हैं ब्राउजर पर, देखिए, अच्छा एरर, हमने कुछ गलत कर दिया है, अच्छा देख लिया, हमने यहाँ पर नाम दिया है क्या, डेटा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉप्स यूज में लिया है, ठीक है। देख लीजिए, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए, देख लीजिए मिल रहा है ना 30 40, अजीत कुमार, चंदन कुमार, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। देखिए, प्रॉप्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करिए ही करिए, इसके बिना ही देख लीजिए मैंने यहाँ पर सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपका जो सिंटैक्स है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट का नेम डॉट प्रॉपर्टी का नेम बार बार एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आइडिया नहीं होगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग साउथसॉफ्ट, ठीक है। तो हमारा ही पढ़ाई हुआ वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग साउथसॉफ्ट, ठीक है, तो हमारा ही वीडियो आपको टॉप पर मिलेगा, ठीक है, या साउथसॉफ्ट चैनल को खोल करके आप वहां से सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, और एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए अब इस सिंटैक्स से बेटर सिंटैक्स क्या है कि हम यहाँ पर प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं और वापस हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद इस प्रॉप्स से हम
ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम ये ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग हम यहीं पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं और इस वेरिएबल से हम लोग उसको डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी डीस्ट्रक्चरिंग को ही यहाँ पर लिख दें। ठीक है, ये हो गया कि आपका दैट इज योर फाइनल कोड। अगर आपको कहीं पर ऐसा कोड मिलता है तो ये बेटर कोड लिखा गया है। ठीक है, यानी कि हम यहीं पर डीस्ट्रक्चरिंग कर लिए, देख लीजिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो ये जो कोड हम बता रहे हैं ये बच्चों वाली कोड नहीं है। बच्चों वाली कोड बस यहाँ पर आपको पढ़ाया गया होगा, कहीं पर बस ऐसे पढ़ा दिया गया होगा, बस यही प्रोसेस होता है। नहीं, एक स्टैंडर्ड लेवल का कोड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जो एरे डीस्ट्रक्चरिंग है, जो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जाइए साहसॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल पर और जाकर के पढ़िए, हमने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का मैं लिंक भी डलवा दूंगा, आप लोग वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो है ये क्या है, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजा हुआ है। ठीक है, लेकिन एज क्या होना चाहिए, नंबर फॉर्मेट में। अगर आपको नंबर में भेजना है तो कैसे भेजेंगे, यानी कि हमें ये हटाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप ये हटाएंगे ये एरर देने लगेगा। देख लीजिए ये एरर देने लगेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, देख लीजिए एरर आ गया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में दीजिए कि अगर जो आप देखिए ये क्या है, ये प्रॉस पास कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जहां पर आप प्रॉस पास कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक चीज आप ध्यान से समझिए कि अगर आपको स्ट्रिंग पास करनी है तो आप डबल कोट्स में पास कर लीजिए, अदर देन स्ट्रिंग पास करनी है तो आपको एक्सप्रेशन के अंदर रखना होगा। अदर देन स्ट्रिंग पास करनी है तो आपको एक्सप्रेशन के अंदर रखना होगा। देख लीजिए हमने अगर यहां पर भी रखना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर रखेंगे। यानी कि स्ट्रिंग भेजना है तो डबल कोट्स रखिए, स्ट्रिंग के अलावा अगर कुछ भी भेजना है तो उसको आपको डबल कोट्स के अंदर नहीं, एक्सप्रेशन के अंदर भेजना है। देख लीजिए अब आपको यहाँ पर जो डेटा मिलेगा, मिल ही रहा है 30-40 अजीत कुमार और चंदन कुमार। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके दिखाता हूं मैं। देखिए अब ये जो प्रॉप्स है इसको बंद करिए, कमेंट, यहाँ पर हम प्रॉप्स को रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर हमें प्रॉप्स मिल रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पर हमें प्रॉप्स मिल रहा है, देख लीजिए आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉप्स देख लीजिए हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉप्स को आप चेंज करके देखिए तो जरा चेंज हो जाएगा। यानी कि देखिए ये प्रॉप्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो प्रॉप्स डॉट क्या करना है हमने, मान लीजिए हम एज चेंज कर रहे हैं, एज में डाल दिया हमने क्या 10। देख लीजिए ये प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना। देख लीजिए प्रॉप्स डॉट एज आप लिखे हुए हैं, तो एज में मैंने क्या डाल दिया 10। देख लीजिए ये क्या चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये क्या बताएगा कि भैया ये रीड ओनली है। कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रीड ओनली है। ये जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, ये रीड ओनली है, बस आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एज को कर लिए, अगर आपको लगता है कि भाई हम नेम को भी करके देख लेते हैं, तो प्रॉप्स डॉट नेम में डाला मैंने क्या, मान लीजिए ABC, देख लीजिए नहीं करने देगा, बोलेगा कि भाई ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है नेम, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, रीड ओनली प्रॉपर्टी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो प्रॉप्स है ये रीड ओनली होता है, इम्यूटेबल होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। किसी के माइंड में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितना भी प्रॉप्स का एग्जांपल दिखाया ये सब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर दिखाया मैंने। ठीक है, अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज करना होगा तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास ग्रीटिंग नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें, एक्सटेंड कंपोनेंट, एक्सटेंड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ऊपर कहीं इंपोर्ट हो गया होगा, इसको हम कट करके यहाँ पर ला करके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना होता है हमें, रेंडर, ये सब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए सिंटेक्स। ठीक है, देखिए अगर आप सिंटेक्स में फंसे रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अब इसमें हमने यही रखना है। ठीक है, देखिए अब इसमें हमें प्रॉप्स कैसे मिलेगा, यहाँ पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में तो था कि आप यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन कर दिए और आपको यहाँ पर आर्गुमेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको दिस प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है क्या,
कंसोल डॉट लॉग करके देख लीजिए, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉफ्स, दिस डॉट प्रॉफ्स कट यहाँ पर डाल दीजिए, दिस डॉट प्रॉफ्स। ठीक है, यानी कि हमें अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉफ्स डॉट नेम और यहाँ पर दिस डॉट प्रॉफ्स डॉट नेम। देख लीजिए आउटपुट आपको मिलेगा, कोई एरर नहीं आना चाहिए। देख लीजिए अजीत कुमार एज 30, चंदन कुमार एज क्या आया 40 आया, यहाँ पर भी देख लीजिए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका नाम जो प्रॉफ्स है ना, आपको प्रॉफ्स ही रखना होगा, यहाँ पर आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देख लीजिए अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि नहीं भाई क्या पता हम यहाँ पर भी कर रहे हैं डेटा, तो हमें यहाँ पर डेटा में नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। डेटा तो कुछ है ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। देख लीजिए क्या मिल रहा है, एरर आ गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अनडिफाइंड है, चूंकि यहाँ पर अनडिफाइंड है। ठीक है, इससे क्या प्रूफ हुआ कि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या करना है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स ही यूज करनी है, दिस डॉट प्रॉप्स ही यूज में लेनी है। देख लीजिए दिस डॉट प्रॉप्स ही आपको यूज में लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए अब दो तरीके का कंपोनेंट, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट और एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। एक के अंदर आप प्रॉप्स का नाम देंगे प्रॉप्स, ये तो फिक्स है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स का नाम आपको प्रॉप्स ही देना है, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्यों चेंज करना, जब एक के अंदर जब आपको प्रॉप्स ही लिखनी है तो दूसरे के अंदर आपको उसको क्यों चेंज करना, कोड सिमिलर तरीके से रहनी चाहिए। प्रॉप्स है तो प्रॉप्स ही नाम रहने दीजिए। तो इसीलिए रिकमेंड किया गया है कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी आप प्रॉप्स का नाम प्रॉप्स ही रहने दीजिए, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर तो प्रॉप्स का नाम प्रॉप्स ही रखना है, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी इस बात को ध्यान में रखना है कि आप उसका नाम चेंज ना करें, यही रिकमेंडेशन होता है, यही रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, देख लीजिए अब आप यहाँ पर भी तो डीस्ट्रक्चरिंग यूज कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि ये जो दिस डॉट प्रॉप्स से है इसको माने कमेंट कर दिए, और यहीं पर क्या कर लेंगे हम लोग const कॉन्स्ट, और इसमें दिस डॉट प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इससे हमें क्या मिलेगा नेम, नेम और एज मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अब ये नहीं लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, हमें यहाँ पर भी नहीं लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, नहीं लिखना पड़ेगा। देख लीजिए आउटपुट विल बी सेम, रिफ्रेश देख लीजिए आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको लगा देखिए हमें ये प्रॉप्स है, आपको लग रहा है सर इसको भी चेंज करके दिखा दीजिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, लीजिए इसको भी चेंज करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट import कंपोनेंट फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट के लाइब्रेरी से। ठीक है, ये कट करा हमने, रेंडर मेथड के अंदर रखना होता है, रख दिया हमने। देख लीजिए ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया। ठीक है, आउटपुट विल बी सेम, कोई अंतर नहीं है, कोई अलग आउटपुट नहीं, सेम आउटपुट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि प्रॉप्स क्या होता है, हालांकि प्रॉप्स पर अभी आगे भी आपको आने वाले दिनों में वीडियो मिलेगा। ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि प्रॉप्स क्या होता है, कैसे आप प्रॉप्स को पास करिएगा, और प्रॉप्स कौन भेज सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे, पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, प्रॉप्स में अगर स्ट्रिंग पास करना है तो कैसे करेंगे, अदर देन स्ट्रिंग पास करना है तो कैसे पास करेंगे, ये तमाम चीज़ें आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम इसमें प्रॉप्स का देखेंगे, डेटा टाइप की कितने तरीके का प्रॉप्स का डेटा पास कर सकते हैं, वैलिडेशन भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी देखेंगे, यानी कि तमाम चीज़ें जो कि प्रॉप्स से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले रिएक्ट इन डेप्थ, और वो भी लेटेस्ट वर्जन पर। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल की आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही हम लोग कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।